हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो रामचंद्र तिवारी सीरीज चल रही है उसके पार्ट 24 तक कंप्लीट हो गए हैं। आज पार्ट 25 है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। पुस्तक का नाम मुझे लगता है आप लोगों को एकदम ही कंठस्थ हो गया होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने एचएन अध्ययन में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और वहाँ 1 अगस्त को मेरा बैच आने वाला है। ये बैच है शिव शक्ति बैच। इसमें मैं आप लोगों को रामचंद्र तिवारी, बच्चन सिंह, शुक्ल आदि के इतिहास ग्रंथ पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी। तो दोस्तों, आप लोग इस बैच से जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर या स्टेट या कहीं की कोई भी यूजीसी नेट का भी एग्जाम हो, ये पुस्तकें इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि आप लोगों के लिए इनको पढ़ना अनिवार्य हो गया है। मेरे बारे में, मेरा नाम शैली वाशने है। मैं यूजीसी नेट 2021 की टॉपर हूँ। इसके साथ साथ मैंने इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, एयूडी, डीयू आदि के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है और वर्तमान समय में जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने 2024 में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया था। साथ ही साथ मैंने दोबारा से 2024 में यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, जहां मुझे 99.97 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ प्राप्त हुआ। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने इससे ऊपर का पढ़ लिया था। अभी हमारे हैं हिंदी में आंचलिक उपन्यास। हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की परंपरा भी धीरे धीरे समृद्ध हो रही है। आंचलिक उपन्यासों में किसी पिछड़े हुए अज्ञात अंचल या किसी अपरिचित या अर्धपरिचित जाति के जीवन को पूरी सहजता के साथ चित्रित किया जाता है। आंचलिक उपन्यास रीजनल नोवेल का समानार्थी माना जा सकता है। तो आंचलिक उपन्यास किसका समानार्थी माना जा सकता है? रीजनल नोवेल का। रीजनल नोवेल में किसी राष्ट्र के क्षेत्र विशेष अंचल में रहने वालों के जीवन की उस विशेषताओं का अंकन किया जाता है जो उसकी उसे निजता प्रदान करती है और जिसके कारण वह क्षेत्र अन्यों से भिन्न तथा विशिष्ट समझा जाता है। इसलिए आंचलिक उपन्यासकार के लिए आवश्यक है कि वह उस अंचल का या उस जाति के जीवन में घुला मिला हो जिसका उसे चित्रण करना है। आंचलिक उपन्यास अपनी भूमि के हर कोने से परिचित होने की प्रवृत्ति के द्योतक हैं। हमारे ज्ञान का क्षेत्र ज्यो ज्यो विस्तृत हो रहा है, हमारा भावलोक त्यों त्यों विकसित होता जा रहा है। फलतः देश का हर उभरा दबा अंचल धीरे धीरे उपन्यास का विषय होता जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। जन्म वर्ष 1931, निधन वर्ष 1977। प्रमुख उपन्यास है मैना आंचल, 1954, पति कथा, दीपतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इन उपन्यासों को आपको प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है। अगले हैं हमारे उपन्यास का नागार्जुन। यहाँ उन्होंने रामचंद्र तिवारी जी ने इनका जन्म वर्ष 1910 दिया है, वैसे 1911 है। 1998 निधन वर्ष। इनके उपन्यास हैं बलचन्मा, दुखमोचन, वरुण के बेटे आदि आंचलिक उपन्यास हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूध गाछ, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम सतलुज आदि महत्वपूर्ण देवेंद्र सत्यार्थी जी के उपन्यास हैं। रुद्र काशी के बहती गंगा इनका एक आंचलिक उपन्यास है। उदय शंकर भट्ट, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक इनके आंचलिक उपन्यास हैं। रांगे राघव के कब तक पुकारूं, राजेंद्र अवस्थी का सूरज किरण की छांव, जंगल के फूल, जाने कितनी आंखें आदि आंचलिक उपन्यास हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने और भी उपन्यास नहीं लिखे, और भी उपन्यास है, लेकिन ये जो यहाँ पे लिखे ये सारे आंचलिक उपन्यास हैं। बलभद्र ठाकुर मुक्तावली, नेपाल की वो बेटी, देवताओं के देश में, घने और बने लहरों की छाती पर, रामधरस मिश्र का पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ महत्वपूर्ण है। केशव प्रसाद मिश्र जी के कोहबर की शर्त, ये नदिया के पार इस पे मूवी भी बनी है। यमुना दत्त वैष्णव का शैलवधु, राही मासूम रजा का आधा गांव, शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी और सैलूश आंचलिक उपन्यास है। मायानंद मिश्र का माटी के लोग, सोने की नैया, श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी। तो राग दरबारी किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। हिमांशु जोशी का बुरुस तो फूलते हैं, अरण्य, कगार की आग आदि महत्वपूर्ण है। हर गुलाम का भीतरी गांव, विवेकी राय का बबूल, पुरुष पुराण, लोकऋण, श्वेत पत्र, सोना माटी, समर शेष है, मंगल भवन, नमामि ग्रामम। शैलेश मेटियानी जी का बोरीवली से बोरी बंदर तक, कबूतर खाना, हौलदार, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, चिठिर सेन, चौथी मुट्ठी, दो बूंद जल आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। मनहर चौहान का हिरना सांवरी, रघुवर दयाल सिंह का त्रियुगा,
श्याम परिवार का मोरझाल, योगेंद्र सिन्हा का वन के मन में, शानी का काला जल, सालवनों के द्वीप, मधुकर गंगाधर जी का मोतियों वाले हाथ, फिर से कहो सुबह होने तक इनके उपन्यास हैं। रामदेव शुक्ल जी का ग्राम देवता विकल्प, भगवान दास मोरवाल जी का महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी क्यों महत्वपूर्ण है मैं अभी आपको थोड़े दिनों बताऊंगी। काला पहाड़, बाबुल तेरे देश में, रेत, नरक मसीहा, हलाला, सुर बंजारन, वंचना आदि इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। फणीश्वरनाथ रेणु को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। इनका पहला उपन्यास मैला आंचल इनकी ख्याति का आधार बन गया है। इसमें बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मैरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया है। इस उपन्यास में पूरा अंचल ही नायक बन गया है। तो मैला आंचल में कौन नायक है? प्रशांत नायक नहीं, पूरा अंचल जो पूरा गांव है वही नायक है। घटना सूत्र स्वयं ही अपनी कहानी कहते हुए गांव की कहानी बन जाते हैं। उपन्यास की भाषा बिंब धर्मी और सजीव है। मिट्टी की गंध शब्द बिंबों में आकार ग्रहण कर बोलती प्रतीत होती है। रेणु की सबसे बड़ी विशेषता है भावना, विचार या सिद्धांत को आरोपित न करके व्यंजित करना। रेणु का स्वर आशावादी और संदेश मानवतावादी है, किंतु उपन्यास के अंत में तहसीलदार साहब के नाटकीय हृदय परिवर्तन को छोड़कर यह कहीं भी कथा पर आरोपित नहीं है। परती परी कथा इनका अगला उपन्यास है। पूर्णिया जिले के ही परानपुर गांव की कथा को केंद्र में बनाया गया। तो अगर परती परिकथा का विषय वस्तु पूछा जाए तो पूर्णिया जिले के ही परानपुर गांव की कहानी केंद्र में है। इसमें रेणु ने आजादी के बाद गांव में टूटते बिखरते सामंती अवशेषों और उनके बीच से उभरते नवीन जनवादी मूल्यों का स्वर देने को प्रयत्न किया है। परानपुर गांव के जमींदार स्वर्गीय शिवेंद्र मिश्र का बेटा जितेंद्र ढहते हुए सामंत युग और नए युग के बीच की कड़ी है। वह परानपुर के धूसर धरती को ट्रैक्टर से और वहां के लोगों के मन की परती को अपने नवीन विचारों से तोड़ता है। कोशी प्रोजेक्ट के रूप में वीरान परती को हरा भरा करने की योजना सफल होती है और परानपुर गांव में जीवन के प्रति नया विश्वास पैदा होता है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु या कथा कहाँ की है। रेणु कथ्य और शिल्प दोनों स्तर पर मैला आंचल से एक कदम और आगे बढ़े हैं। दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड रेणु के अन्य उपन्यास हैं। राम रतन राय रेणु का अधूरा उपन्यास है। तो फणीश्वरा रेणु जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो राम रतन राय महत्वपूर्ण है। इसमें आंचलिकता का वह रूप नहीं रह गया है जो मैला आंचल या परती परी कथा में है। दीर्घतपा में बड़े बड़े शहरों में सफेद पोशों द्वारा रुपए कमाने के लिए किए जाने वाले रूप व्यापार का पर्दाफाश किया गया है। विषय वस्तु याद रखें क्या है? जो मतलब सफेद पोश या जो नेतागण है या जो भी है तो उनके मतलब जो भी व्यापार करते हैं उसके पर्दाफाश किया गया है। जुलूस में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। तो जुलूस में क्या है? पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की कथा है। कितने चौराहे में आजादी के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले युवकों के संघर्ष का चित्रण किया गया है। इसमें रेणु का अपना जीवन भी बिंबित हुआ है। तो रेणु का अपना जीवन कहाँ पे, कौन से उपन्यास में प्रतिबिंबित हुआ है? तो कितने चौराहे में। पलटू बाबू रोड में कांग्रेसी शासन में फैलते भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। अगले हमारे उपन्यासकार हैं रुद्र काशी के, जिनका उपन्यास है बहती गंगा। उपन्यास आंचलिक ही नहीं ऐतिहासिक भी है। वस्तुतः यह एक नया प्रयोग है। इसमें लेखक ने 200 वर्षों की ऐतिहासिक संवेदना को अलग अलग कथा सूत्रों के माध्यम से उबार कर मूर्त कर दिया है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बहती गंगा किसका उपन्यास है? रुद्र काशी के जी का। अगले हमारे उपन्यासकार है नागार्जुन। नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में विविध जीवन संदर्भों को केंद्र में रखकर मिथिला अंचल के सामाजिक समस्याओं का यथार्थ चित्र अंकित किया है। वैसे उनके उपन्यासों ने आंचलिकता का अतिक्रमण किया है। उनके सामने मिथिला अंचल का सांस्कृतिक परिदृश्य अवश्य है, किंतु उनका लक्ष्य ग्रामीण जनता के शोषण और स्रोतों को उजागर करना है। उनके शोषित पात्र अपने वर्ग शत्रु को पहचानते हैं और उनसे संघर्ष करते हैं। नागार्जुन का लक्ष्य मिथिला अंचल को सामने रखकर पूरे देश के ग्रामीण समाज की दुर्दशा तथा सामाजिक अंतर्विरोधों का मूर्त करना है। तो नागार्जुन जी ने अपनी विषय वस्तु या केंद्र किसको बनाया है? तो मिथिला अंचल को। देवेंद्र सत्यार्थी ने ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के तटवासियों के जीवन संघर्ष को उनकी समस्त आंचलिक विशेषताओं के साथ साकार कर दिया है। उदय शंकर भट्ट जी ने सागर लहरें और मनुष्य में बंबई के समीपवर्ती वर्सोवा गांव के मछुआरों की जीवन गाथा लिखी है। इनके दूसरे उपन्यास
लोक परलोक में ग्रामीण जीवन पर नई सभ्यता के दुष्प्रभाव का रेखांकित किया गया है। तो लोक परलोक की विषय वस्तु क्या है? ग्रामीण सभ्यता पर शहरी सभ्यता का प्रभाव है या नई सभ्यता का प्रभाव है। रांगे राघव के कब तक पुकारूं में राजस्थान के नटों का जीवन चित्रित किया गया है। ये क्वेश्चन कहीं पूछा भी गया है कि कब तक पुकारूं उपन्यास में किसका चित्रण है, तो राजस्थान के नटों का। लेखक ने नटों के सामाजिक जीवन, आचार विचार, कायदे कानून तथा यौन नैतिकता का यथार्थ चित्र अंकित किया है। अपने दूसरे उपन्यास धरती मेरा घर में आपने राजस्थानी लोह पीठों की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। तो धरती मेरा घर में किसकी कौन से मतलब लोग केंद्र में है या कहाँ की विषय वस्तु है, तो राजस्थान के लोह पीठों की जीवन गाथा। लोह पीठ मतलब जो लोहे से चीजें बनाते हैं। इन उपन्यासों में लेखक का स्वर मानवतावादी है। उसने पूरी सहानुभूति के साथ इन पिछड़े हुए इंसानों को इंसान के रूप में सामने लाने की कोशिश की है। अगले हमारे उपन्यासकार है राजेंद्र अवस्थी ने सूरज किरण की छांव बस्तर के गौंड के जीवन को केंद्र में रखा है। ईसाइयों द्वारा उनका जीवन परिवर्तन कराए जाने की समस्या भी इसमें अनुषंगिक रूप से आई है। जंगल के फूल बस्तर के गोंडों की कहानी कही गई है। तो सूरज किरण की छांव में बस्तर की गोंड की कहानी है, जंगल के फूल में भी यही विषय वस्तु ली गई है। लेखक का मूल उद्देश्य है बस्तर के घोटुल जीवन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के निवासियों के रीति रिवाज और उनके जीवन के समग्र चित्र को सामने रखना है। निश्चय ही वह अपने उद्देश्य में सफल हुआ। जाने कितनी आंखों में बुंदेलखंड के एक गांव वीजा डोडी की कहानी कही गई है। लेखक ने यह लक्षित किया है कि द्वितीय महायुद्ध के समय तक गांव में कुछ नहीं बदला है। धार्मिक रूढ़ियां, जातिगत भेदभाव, गरीबी, दलबंदी सब कुछ ज्यों का त्यों है। गांव में ब्राह्मण कन्या सुवेगा का कुर्मी युवक कमलापति के साथ भाग जाना सबसे बड़ी घटना है, उतनी ही बड़ी जितनी जापान पर एटम बम का गिरना। यह दिखाकर लेखक ने गांव की जातिगत संकीर्णता की ओर इशारा किया है। उपन्यास के शिल्प पर मैला आंचल का प्रभाव स्पष्ट है। अगले हमारे उपन्यासकार हैं बलभद्र ठाकुर ने हिमालय के लोक जीवन को केंद्र में रखकर कई उपन्यास लिखे हैं। तो कहाँ के विषय वस्तु ली है, तो हिमालय की। मुक्तावली नेपाल की वो बेटी, देवताओं के देश में घने और बने में लहरों की छाती पर, क्रमशः मणिपुर, नेपाल, कुल्लू और अंडमान निकोबार के निवासियों का जीवन चित्रित है। तो मुक्तावली में मणिपुर, नेपाल की वो बेटी में नेपाल, देवताओं के देश में कुल्लू और घने और बने में लहरों की छाती में अंडमान निकोबार के लोगों का चित्रण किया है। श्री ठाकुर ने उपयुक्त अंचल की जीवन को नजदीक से देखा है और प्रत्यक्ष अनुभव करने के आधार पर उसका वास्तविक चित्र अंकित किया है। अगले हमारे उपन्यासकार हैं रामदृष्ट मिश्र की गणना भी आंचलिक उपन्यासकारों में की जाती है, यद्यपि उन्हें मात्र आंचलिक कहने से संतोष नहीं होता। मिश्र जी के दो उपन्यास पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ को विशेष रूप से आंचलिक माना जाता है। पानी के प्राचीर गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव को केंद्र में रखकर लिखा गया है। पूछा भी गया है पानी के प्राचीर की विषय वस्तु क्या है, तो गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव को केंद्र में रखा गया है। पानी के प्राचीरों से घिरे हुए इस गांव की दारुण गरीबी का चित्र लेखक ने बड़ी कुशलता से खींचा है। उपन्यास का संघर्षशील पात्र नीरू गरीबी से जूझता हुआ क्रमशः गजेंद्र सिंह, राय साहब और सरैया मिलकर नौकरी करता है, लेकिन उसका सारा जीवन संघर्ष की कहानी बनकर ही रह जाता है। अगला उपन्यास है जल टूटता हुआ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जीवन चित्रित है। यहाँ नीरू का स्थान सतीश लेता है। सतीश निरंतर अभावों से जूझता रहता है। गांव की गरीबी को ज्यों के त्यों बरकरार है। उल्टे फैशन, दलबंदी, टुच्ची राजनीति, स्वार्थपरकता तथा अध कचरी मूल्यहीनता शिक्षा ने लोगों को सहज मानवीय संवेदना को भी कर दिया है। लेखक ने पूरे गांव को उसकी जटिल यथार्थता से साकार कर दिया है। देखा जाए तो अभी तो देश के बहुसंख्यक गांव कुछ अपेक्षाकृत विकसित राज्यों को छोड़कर लगभग इसी स्थिति में हैं। पांडेपुरवा का यथार्थ पूरे देश का यथार्थ है, इसलिए मिश्र जी के उपन्यासों को मात्र आंचलिक कहना उचित नहीं है। महत्वपूर्ण है किसका कथन है, रामचंद्र तिवारी जी का। अगले हैं हमारे केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास है कोहबर की शर्त। बलिया जिले के दो गांवों को बलिहार और चौबेपुर को केंद्र में बनाकर लिखा गया है। तो कोहबर की शर्त उपन्यास को किस गांव को केंद्र बनाया है, किस जिले को केंद्र बनाया है, तो बलिया जिले को। और दो गांव कौन से हैं बलिया के, बलिहार और चौबेपुर।
यमुना दत्त वैष्णव शैल वधु उपन्यास है इनका। कुमायूं अंचल के सामाजिक जीवन को चित्रित किया है। राही मासूम रजा आधा गांव गाजीपुर के गंगोली गांव की शिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ एवं विश्वसनीय चित्र अंकित किया है। तो कौन से मुसलमान? शिया मुसलमान है। कहाँ के हैं? गाजीपुर के, गंगोली के हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भारत का स्वाधीनता संग्राम, द्वितीय विश्व युद्ध, देश विभाजन, स्वतंत्रता प्राप्ति, जमींदारी उन्मूलन जैसे घटनाओं का इन शिया मुसलमानों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है और उसकी मानसिकता में जो बदलाव आया है, लेखक ने बड़ी सूक्ष्मता से लक्षित कर और व्यंजित किया है। अगले उपन्यासकार है हमारे श्री प्रसाद सिंह। इनका उपन्यास है अलग अलग वैतरणी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांव में आने वाले बदलाव को बड़ी ही संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किया है। कथा के केंद्र में करेता गांव है। तो अलग अलग वैतरणी कथा के केंद्र में क्या है? करेता गांव। यह गांव आधुनिक भारत के सभी गांवों का प्रतिनिधित्व करता है। जमींदारी उन्मूलन के बाद गांव के जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक था, लेकिन यह बदलाव पुराने मूल्यों को तोड़कर एक तरह की रिक्तता छोड़ जाता है। नए मूल्य उस रिक्तता को भर नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि गांव में मूल्य दृष्टि वाले मात्रों का नितांत अभाव हो। इस उपन्यास के पात्र हैं इतने महत्वपूर्ण नहीं है। बेसिकली यही है कि किस तरीके से गांव की परिस्थितियों में बदलाव आया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। अगला उपन्यास है शिवप्रसाद सिंह का ही सैलूश। महत्वपूर्ण है, विषय वस्तु पूछी भी गई है। कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उभारा है। तो नटों के जीवन पर आधारित कौन सा है? सैलूश। लेखक नटों की उत्पत्ति बनस्पर बनाफर कबीले से न मानकर शक कुषाण कबीले से मानता है। उसका मत है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने काठियावाड़ से लेकर वाराणसी तक फैले हुए शक कुषाण कबीलों को पराजित किया तो वे अपनी रक्षा के लिए विंध्याचल की घाटियों में छिप गए। काशी के प्रतापी क्षत्रप बनस्पर कुषण इसी कबीले में उत्पन्न हुए। वर्तमान नटों की उत्पत्ति बनस्पर कुषण के कबीले से ही हुई है। अगले हमारे उपन्यासकार हैं मायानंद मिश्र। इनके उपन्यास है माटी के लोग, सोने की नैया। कोशी तटबंध क्षेत्र मुख्यतः उदहा घाट के उत्थान पतन से जुड़ी हुई मछुआ टोली की कहानी कही गई है। अगले हमारे उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। इनका उपन्यास है राग दरबारी, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। कथा का केंद्र शिपालगंज है, लेकिन यह कथा भारत के किसी गांव की हो सकती है। मुख्यतः समस्या शिपालगंज के कॉलेज की है, किंतु अन्य सारी समस्याएं स्वार्थ, मूल्यहीनता, अमानवीयता, अवसरवाद, छल प्रपंच, नैतिक गिरावट, कुत्सित राजनीति इसी के साथ जुड़ी है। गांव के आज के जीवन यथार्थ को उपन्यास में अच्छी तरह देखा जा सकता है। उपन्यास में एक ही बात खटकती है, लेखक ने घटनाओं, स्थितियों, पात्रों को एक पर ऐसे कोण से व्यंग किया है कि लगता है कि इसमें कहीं भी उसकी निजी भागीदारी नहीं है, इसलिए यह पाठक को उत्तेजित नहीं करता, स्थितियों को बदलने के लिए उनके मन को उद्वेलित नहीं करता। अगले उपन्यासकार हैं हिमांशु जोशी। पहाड़ी गांव की दयनीय दशा का चित्रण किया है इन्होंने, और कगार की आग में इन्होंने अल्मोड़ा जिले के लगौन गांव की कहानी कही है। लेखक ने यह दिखाया है कि सरकार की सारी विकास योजनाओं के बावजूद गरीब पहाड़ियों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। असामाजिक तत्व आज भी स्त्रियों की इज्जत लूटते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, कच्ची शराब का धंधा करते हैं, पुलिस उनका ही साथ देती है। सबसे अधिक शोचनीय स्थिति स्त्रियों की है। उपन्यास की केंद्रीय पात्र है गोमती। आगे इसके पात्र हैं इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विषय वस्तु जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर गुलाम का भीतरी गांव बुलंदशहर के करौरा गांव की कथा कही गई है। लेखक ने उन्हीं सारी स्थितियों और विकृतियों का चित्रण किया है जो अन्य आंचलिक उपन्यासकारों द्वारा दूसरे गांव को केंद्र में रखकर की गई है। विवेकी राय के उपन्यास हैं बबूल, पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र, सोनमाटी, समर शेष है, मंगल भवन, नमामि ग्रामम, देहरी के पार। इनके अंतिम 5 विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विवेकी राय ठेठ गांव के जीवन से बहुत गहरे से जुड़े हैं। उन्होंने गाजीपुर जिले के आसपास के गांवों का विशेष अनुभव है। लोक ऋण में उनका स्वर आशावादी है। वे यह नहीं मानते कि गांव मर रहा है, वे ये अनुभव करते हैं कि गांव बेचैन है। उसका सांस्कृतिक हास अवश्य हुआ है, लेकिन कई स्तरों पर वह जागा है। दबे हुए लोग अपने अधिकारों के लिए सजग हो रहे हैं। गांव में पढ़े लिखे लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। वे यह भूल जाते हैं कि उन पर लोक ऋण है। उन्हें पूरे गांव मन से गांव की बेहतरी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सोनमाटी की विषय वस्तु है गाजीपुर और बलिया के बीच लगभग 40-50 किलोमीटर के वृत्त में फैले हुए कराइल क्षेत्र के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है।
उपन्यास का एकमात्र मूल्यवादी पात्र रामस्वरूप विवश और असहाय दिखाई देता है। उसका सगा ससुर हनुमान प्रसाद रावण की भूमिका निभाता है। उसका एकमात्र लक्ष्य है पैसा पैदा करना। पैसे की संस्कृति ने सभी स्तरों पर नैतिक मूल्यों का विघटन किया है। अगला उपन्यास है समरशेष है। तथ्य और शिल्प दोनों स्तर पर अपनी रचना शक्ति का परिचय दिया है। उपन्यास के सभी पात्र संतोष कुमार त्रिवेदी, सुराज, रामराज, जयंती, जानकीनाथ संघर्षशील है। पूरा उपन्यास प्रतीकात्मक व्यंग्यार्थ ही रखता है। भूमिका में लेखक ने व्यंग्यार्थ की ओर संकेत करते हुए कहा है कि रामराज अंततः देश को नहीं मिला, अब तो उसकी चर्चा भी बेकार हो गई है। स्वराज अपने जनपदों में उतरते उतरते बुझ गया। दिल्ली से चला स्वराज अंग्रेजों के बनाए स्टेशन से आगे कहां बढ़ सका। गांव गांव में सड़क का नारा खोखला साबित हो गया। हतप्रभ स्वराज अपनी ही आत्मा जैसी उस अन्य प्रेमिका ग्रामवासिनी जनता से नहीं मिल सका जो भग्नाश, उपेक्षित, कुंठित और रुग्ण हो अदेख हो गई है। कहां से है ये कथन? समरशेष है की भूमिका से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रामराज खो जा गया है। स्वराज ऊपर ही ऊपर भटक गया है। उसे जनता तक लाने की कोई व्यवस्था को बदलना है। जनशक्ति को जागृत होने और संघर्ष छेड़ने पर ही यह संभव है। लेखक का स्वर पूर्णतः आशावादी है। मंगल भवन है विवेकी राय जी का महत्वाकांक्षी उपन्यास है। इसकी मूल प्रेरणा देशभक्ति और राष्ट्र निष्ठा है। इस शौर्य गाथा को सामने लाने के लिए उन्होंने 1962 के चीन और भारत तथा 1971 के पाकिस्तान भारत के युद्ध संघर्षों को संदर्भ सूत्रों को मेजर जगदीश के साक्ष्य पर प्रस्तुत किया है। नमामि ग्राम में गांव स्वयं अपनी कथा कहता है। यहाँ गांव एक रचनाकार एक है, अभिन्न है। उनका ढांचा प्रचलित उपन्यासों से भिन्न है। गांव की दुर्दशा अलग अलग शीर्षकों से वर्णित की गई है। देहरी के पार में इसके माध्यम से श्री राय जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ज्ञानेश्वर राय की एक रेल दुर्घटना में होने वाली असामयिक मृत्यु के मर्मांतक आघात से मुक्ति का रचनात्मक प्रयास किया है। महत्वपूर्ण है देहरी के पार की विषय वस्तु क्या है? विवेकी राय जी के ज्येष्ठ पुत्र ज्ञानेश्वर राय की रेल दुर्घटना में हुई असामयिक मृत्यु को केंद्र में रख के लिखा है। श्री राय की सृजनशील चेतना ने उन्हें इस आघात से उबरकर फिर से जीने की शक्ति प्रदान की है। यह उपन्यास साक्षी है कि आज भी श्री राय का कथाकार मृत्यु के सत्य से ऊपर उठकर जीवन के निरंतर के प्रति आस्थावान है। विवेकी राय के तीनों उपन्यास आंचलिक नहीं कहा जा सकता, किंतु सुविधा के लिए अन्य उपन्यासों महत्वपूर्ण नहीं है। अगले उपन्यासकार हैं शैलेश मटियानी। इनके 3 उपन्यास हैं बोरीवली से बोरीबंदर तक, कबूतर खाना, किस्सा नर्मदा में गंगूबाई में बम्बई के विभिन्न जीवन संदर्भों को उभारा गया है। बोरीवली से बोरीबंदर तक बम्बई के भागदौड़ में व्यस्त आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्र खींचा गया है। कबूतर खाना में बम्बई के भुवनेश्वर मोहल्ले के गगनचुंबी इमारतों के कबूतर खाने जैसे फ्लैटों में रहने वाले मध्यम वर्गीय लोगों के घुटते हुए जीवन की कहानी गई गई है। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई में बम्बई की सेठानियों के अनैतिक यौनाचार का चित्रण किया है। महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनके चर्चित उपन्यास है हौलदार, चिट्ठी सेन, चौथी मुट्ठी, दो बूंजल आदि अल्मोड़ा के पहाड़ी अंचल के जनजीवन को चित्र अंकित हैं। मनहर चौहान का हिन्ना सांवरी के में छत्तीसगढ़ इलाके के गांव और कस्बे से जुड़ी ग्वाला परिवार की युवती हिरना की कहानी कही गई है। रघुवर दयाल सिंह के त्रियुगा में तिरहुत के त्रियुगा नदी के तट पर रहने वाले जन समुदाय के जीवन को सुख दुख का अच्छा चित्रण किया है। श्याम परमार जी का उपन्यास है मोरझाल में मालवा के आदिवासी भीलों का चित्रण हुआ है। योगेंद्र सिन्हा का वन के मन में सिंह भूमि के हो जनजाति के जीवन का विश्वसनीय और प्रभावशाली चित्रण किया गया है। महत्वपूर्ण है सारे ही। तो हो जनजाति का चित्रण किसके उपन्यास में है? योगेंद्र सिन्हा के वन के मन में। शानी का उपन्यास काला जल में बस्तर के 2 मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कहानी कही गई है। काला जल की कहानी दोनों परिवारों की संपन्नता से आरंभ होती है और विपन्नता से समाप्त होती है। अगला उपन्यास शानी का साल बनों के द्वीप में मड़िया जनजाति के जीवन के यथार्थ संघर्ष का चित्रण किया है। अगले हमारे उपन्यासकार हैं मधुकर गंगाधर। इनका उपन्यास है मोतियों वाले हाथ। विषय वस्तु है पटना नगर के समीप जसवंत नगर की। फिर से कहो सोनारी गांव के हलवाहा एतवारी का जीवन संघर्ष सुबह होने तक
कोची के भीषण बाढ़ के बीच उधरते बसने के मजबूर जनजीवन का करुण गाथा गाथा अंकित है। रामेश रामदेव शुक्ल के ग्राम देवता में आजादी के बाद बदलते हुए गांवों का जीवन यथार्थ चित्रण किया गया है। विकल्प में लेखक ने स्पष्ट किया है, कोई भी विकल्प जनाकांक्षा का प्रतीक तभी बन सकता है जब वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित न होकर पूर्णतः मानवीय सरोकारों पर आधारित हो। ज्ञानचंद गुप्त ने यह ठीक ही कहा है, इस उपन्यास की घटनाएं कम घटती हैं और सुनाई ज्यादा पड़ती हैं। भगवान दास मोरवाल महत्वपूर्ण है। अब ये काला पहाड़ में हरियाणा राज्य के मेवात क्षेत्र के गांव नगीना को केंद्र में रखकर लिखा गया है। पहले तो भगवान दास मोरवाल जी का ये काला पहाड़ी उपन्यास महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें हरियाणा के मेवात क्षेत्र के नगीना गांव को केंद्र में बनाकर लिखा गया है। मेवात क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तीनों के सीमांत पर काले पहाड़ की छाया में बसा है। नगीना एक गांव नहीं है, पूरी मेवाती संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, सब मेवाती है। पर्व त्योहार, जीवन मरण, शादी ब्याह सब कुछ सबका है। सांझी संस्कृति की है गौरवपूर्ण परंपरा। हसन खां मेवाती मैं खानवा के युद्ध में न हो केवल बाबर के साथ देने से इनकार कर दिया था, वरन राणा सांगा के साथ रहकर उससे युद्ध भी किया था, से लेकर देश की स्वतंत्र और विभाजित होने तक की चली आई थी। देश के स्वतंत्र होने के बाद इस क्षेत्र का विकास तो दूर, चुनाव की कुत्सित राजनीति के चलते यहाँ की सांझी संस्कृति में दरार पड़ गई। सलेमी सलेमी इस इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। उसकी मृत्यु के साथ उपन्यास का समाप्त होना इस बात का सूचक है कि अब इस गौरवपूर्ण संस्कृति की मृत्यु हो गई है। मेवाती लोक संस्कृति के सघन और सजीव चित्रण और मेवाती भाषा के सार्थक प्रयोग के बावजूद काला पहाड़ मात्र एक आंचलिक उपन्यास नहीं है। नगीना गांव में हम देश के सभी गांवों का चेहरा देख सकते हैं। काला पहाड़ समकालीन भारतीय राज समाज की प्रदूषित मानसिकता का बिंबित करने का वाला सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। महत्वपूर्ण यही है कि काला पहाड़ की विषय वस्तु कहाँ की है, तो हरियाणा के मेवात क्षेत्र के नगीना गांव की, जहाँ ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है, सब क्या है, मेवाती हैं। अगला इनका उपन्यास है बावल तेरे देश में। इसमें पितृसत्तात्मक परिवार में पुरुष वर्चस्व की चक्की के भीतर पिसती स्त्रियों की जीवन की दारुण व्यथा कथा कही गई है। लेखक ने यह महसूस किया है कि हमारी धर्म ग्रंथ भी पुरुष वर्चस्व का ही समर्थन करते हैं। कथा का पूरा परिवेश मुस्लिम समाज का है। कथा रस से लवरेज यह उपन्यास अत्यंत रोचक और पठनीय है। तो बावल तेरे देश की विषय वस्तु क्या है? पितृसत्तात्मक परिवार में पुरुष वर्चस्व की चक्की में पिसते हुए स्त्रियों की कहानी है। अगला उपन्यास है भगवान दास मोरवाल जी का रेत। उपन्यास में भगवान दास मोरवाल ने हरियाणा और राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्रों में बसने वाले कंजर जनजाति के जीवन संघर्ष और द्वंद्व को उभारने की कोशिश की है। तो रेत में कौन सी जनजाति का चित्रण है? कंजर जनजाति। और कहाँ मिलती है? हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे। उपन्यासकार ने बड़े श्रमपूर्वक शोध किया है। आजादी के बाद भी तथाकथित सभ्य समाज में धनी मानी और बाहुबली लोगों द्वारा तथा सर्वोपरि पुलिस द्वारा इन जनजातियों का नृशंस दमन किया जारी है। उनके चरित्र पर लगा धब्बा अभी भी नहीं मिटा है और न ही उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण बदला है। उपन्यासकार ने इस उपन्यास में दिखाया है कि कंजर जनजाति का मुख्य पेशा अवैध शराब बनाना और अपने समाज की कुंवारी लड़कियों द्वारा वेश्यावृत्ति कराना ही रहा है। इसके साथ ही यथा अवसर चोरी और नकबजनी के अपराध भी उनके पेशे की शुमार किए जाते रहे हैं। मेवों की संस्कृति और रीति रिवाज हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के मिले जुले रीति रिवाज रहे हैं। वैसे ही कंजर जनजाति भी हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलते हैं। कंजर यानी काननचर अर्थात जंगल में घूमने वाला। आगे इसके पात्र हैं, विषय वस्तु है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कंजर जनजाति का इस उपन्यास में चित्रण हुआ है तो भगवान दास मोरवाल जी के रेत उपन्यास में। इनका अगला उपन्यास है नरक मसीहा। महत्वपूर्ण है, 2 दशक में तेजी से पनपी और फैली एनजीओ संस्कृति की पड़ताल करता है। तो एनजीओ जो बने हैं उनकी पड़ताल करता है नरक मसीहा। हलाला डमरू नामक चरित्र को मेवाती मुस्लिम परिवार को केंद्र में रखकर परिवार की संरचना और परिवार के लोगों के आपसी संबंध एवं द्वंद्व के माध्यम से निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवारों की स्थिति का स्पष्ट अंकन किया है।
पत्नी को तलाक देने के बाद अगर पति उसे पुनः पत्नी के रूप में अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है तो पत्नी को पहले हलाला की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अपने उपन्यासों में देश या समाज की किसी न किसी समस्या को कथा के रूप में लेकर चलने वाले कथाकार भगवान दास मोरवाल ने हलाला उपन्यास में मुस्लिम समुदाय की इसी समस्या को चित्रित किया है। हलाला यानी तलाकशुदा औरत किसी दूसरे से यदि निकाह करे और फिर उससे तलाक या उसकी मौत के बाद वह अपने पहले शौहर के लिए हलाला होती है। दरअसल हलाला धर्म की आड़ में बनाया गया एक ऐसा कानून है जिसमें स्त्री भोग्या बनाने का काम किया है। सच तो यह है कि हलाला मर्द को तथाकथित सजा देने के नाम पर गढ़ा गया एक ऐसा पुरुषवादी षड्यंत्र है जिसका खामियाजा अंततः औरत को ही भुगतना पड़ता है। रूपा भी ऐसी जिस आदिम बर्बरता के अलावा कुछ नहीं है। रूपा भी ऐसी जिसे आदिम बर्बरता के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। भगवान दास मोरवाल ने इस उपन्यास की रचना के द्वारा मुस्लिम स्त्रियों की जलालत को समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। अगला इनका उपन्यास है सुर बंजारन, जो कि 2017 का है। इसमें हिंदी के देशज और लोकमानस की अनुकृति को उकेरने वाला उपन्यास है। यह उपन्यास लगभग मरणासन और विलुप्त होती लोक कला का दस्तावेज के साथ साथ एक अलक्षित और गुम होती विरासत की सांस्कृतिक इतिहास भी है। यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसके केंद्र में हाथरस शैली की नौटंकी, उसकी पूरी परंपरा और सुरों को समाप्त प्राय दुनिया है। तो सुर बंजारन की विषय वस्तु क्या है? तो हाथरस शैली की नौटंकी, उसकी पूरी परंपरा और सुरों की समाप्त प्राय दुनिया का चित्रण किया है। अगला उपन्यास है वंचना। उपन्यास हमारे वर्तमान समाज का महाआख्यान है जिसके पीछे लाशें और आगे आगे अंधेरा। उपन्यास पढ़ते हुए समझ में आता है कि भले ही वर्तमान भारतीय समाज का राजनीतिक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर सामाजिक आकांक्षा है आदर्श बहू। भारत जैसे विशाल देश में अभी अनेक अंचल उपेक्षित और मुख्य जन प्रवाह से कटे हुए हैं। संचार माध्यमों की आज भी कमी है। ये आगे के विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हमारे प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासकार जिसमें है आधुनिक बोध के विविध स्तर। ये हम आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है रामचंद्र तिवारी सीरीज भाग 25 प्रश्न श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 है केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त में किस जिले को केंद्र में बनाकर लिखा गया है? ऑप्शन है ए नैनीताल, बी कोहबर, सी बलिया या डी पांडेपुरवा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोहबर। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा जिले के लगौन गांव की कहानी को केंद्र में रखकर लिखा गया हिमांशु जोशी का उपन्यास है। ए बुरुंश के तो फूलते हैं, अरण्य, सी कगार की आग या डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कगार की आग। क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया है। हरियाणा राज्य के मेवात क्षेत्र के एक गांव नगीना को केंद्र में बनाकर लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन है रेत, काला पहाड़, मोतियों वाले हाथ या काला जल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी काला पहाड़। किसका है? भगवान दास मोरवाल जी का। कौन सा उपन्यास पिछले 2 दशक में तेजी से पनपी और फैली एनजीओ संस्कृति की पड़ताल करता है? ऑप्शन है ए नरक मसीहा, बी हलाला, सी सुर बंजारन या डी वंचना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए नरक मसीहा। भगवान दास मोरवाल जी का उपन्यास नहीं है। ए काला पहाड़, बी बावल तेरे देश में, सी रेत या डी फिर से कहो। तो फिर से कहो किसका है? मधुकर गंगाधर जी का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये इनके आंसर हैं। उम्मीद करूंगी क्लास आप लोगों को पसंद आई होगा। पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।